हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी सुमन जी की कहानी आवारा कुत्ते है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी आवारा कुत्ते। रेवती ने ज़बरदस्ती आंखें खोली। वह और सोना चाहती थी, परंतु वार्ड के बाहर चहल पहल बढ़ गई थी, जो उसकी नींद में बाधा डाल रही थी। वैसे भी हॉस्पिटल में किसको नींद आती है। रेवती ने मोबाइल फ़ोन ऑन करके देखा। अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे थे। भोर में 4 बजे के बाद ही उसकी आंख लग पाई थी। उसने अपनी बगल में देखा। नवजात शिशु चैन से सोया था। दो नन्ही नन्ही पलकें इस तरह मुंदी थीं जैसे किसी चित्रकार ने ब्रश घुमा दिया हो। एक स्मृति रेखा उसके होठों पर खिंच गई। कुछ घंटे भर पहले कितना रो रहा था। पूरी रात खड़ी रहकर उसे बाहों के झूले में झुलाती रही थी। रेवती की पलकें झपक जाती थी, लेकिन इन महाशय की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लगता था कि इसे पता ही नहीं कि आंखें भी बंद होती हैं। और अब देखो, पलकें मूंदकर ऐसे सोए हैं जनाब जैसे पलकें कभी खुलेंगी ही नहीं। रेवती मुग्ध भाव से एकटक शिशु को निहारी जा रही थी। रेवती ने बगल की खाट पर देखा। रेशमा भी शांत पड़ी थी, बिल्कुल अपने नवजात शिशु की तरह। वाह, मुझे जगाकर माँ बेटे चैन की बंसी बजा रहे हैं। रेवती की आवाज़ में शिकायत नहीं, एक प्यार भरा उलाहना था। जाने कितने पल बीत गए। रेवती की आंखें शिशु से हट ही नहीं रही थीं। कितना भोला, मासूम और निश्चल लग रहा है। रेवती ने हौले से बच्चे के गाल को अपने गाल से सहलाया। उसे ऐसे लगा जैसे इस निर्दोष बालक के स्पर्श से उसका तन मन शांत हो गया हो, मन के विकार नष्ट हो गए हों। वह इस अनुभूति को जीती रही। शिशु कुनमुनाया। रेवती ने उसे हाथों से हल्की हल्की थपकी दी। बच्चा फिर शांत हो गया। ओस की बूंद की तरह एकदम निर्दोष, निष्कलुषित है। काश दुनिया की मैल इसके मन को कभी छू ना पाए। बड़ा होकर यह भी एक आदर्श पुरुष बने। रेवती आंखें बंद कर प्रार्थना की तरह बुदबुदाई। तभी रेशमा ने करवट ली। हिलते ही दर्द से उसकी आंखें खुल गई। रेशमा कहाँ सो पाई थी रात भर। एक तो उसका सिजेरियन हुआ था, ऊपर से रात भर बच्चा रो रहा था। यह तो रेवती थी जो बिना धैर्य खोए रात भर जच्चा बच्चा को संभालती रही। रेवती को जगी देखकर रेशमा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग रेवती कहते हुए उसकी आवाज़ में दर्द के साथ धन्यवाद भी मिला हुआ था। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रेशमा, माँ बनने की पहली सुबह मुबारक हो। रेवती ने बड़ी गर्मजोशी से शुभकामनाएं दी। रेशमा ने एक लंबी मुस्कान से उसे थैंक यू सो मच कहा। रेशमा की नज़रें अपने नवजात शिशु पर ही जमी थी। आंखों ही आंखों में वह उसे दुलार रही थी। रेवती ने बच्चे को अपने बेड से उठाकर रेशमा की बगल में सुला दिया। लो अपनी अमानत। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जनाब लंबा सोएंगे। आखिर मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। इस मामले में भी तुमसे सीनियर हूँ। हंसते हुए रेवती ने अपनी सीनियरिटी दिखा ही दी। यस मैम, यू आर। रेशमा ने बड़े अदब से सिर झुकाया। इस पर दोनों सहेलियां खिलखिला पड़ी, मगर दूसरे ही पर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, कहीं इनकी शैतानी से नन्हा शिशु जग न जाए। रेवती को चाय की तलब हो रही थी। फ्रेश होने के लिए चाय से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती थी। उसने रेशमा को बताया कि 7 बजे नर्स आएगी स्पंज देने के लिए। तब तक रेशमा सो जाए तो अच्छा रहेगा। और अब वह चाय पीने के लिए बाहर जा रही है। रेशमा सोने का उपक्रम करने लगी। वॉशरूम में हाथ मुंह धोकर रेवती कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर पार करके गेट से निकलकर अब वह अस्पताल से बाहर थी। रेवती ने यहाँ वहाँ देखा, एक भी चाय की टपरी खुली नजर नहीं आई। वह कुछ एकदम चलकर फुटपाथ पर आ गई। देखा तो सामने वाले फुटपाथ पर एक टपरी खुली थी। 2-3 ग्राहक खड़े थे।
रेवती ने एक स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया और इंतज़ार करने लगी। फुटपाथ पर वहाँ जहाँ वह खड़ी थी वहाँ से अस्पताल की पूरी इमारत नज़र आती थी। यह एक बड़ा सा अस्पताल था। इस समय पूरा फुटपाथ किसी उजड़े चमन की तरह दिख रहा था। कितना खाली खाली और गंदा भी, वरना दिन भर कितनी चहल पहल रहती है। पूरे फुटपाथ पर स्टॉल लगे रहते हैं। स्वीपर जब आएगा तब आएगा, मगर फुटपाथ अभी काफ़ी गंदा था। मैडम, आपकी चाय। चाय वाले ने आकर रेवती की एकाग्रता भंग कर दी। फुटपाथ की सफाई का मुआयना अधूरा ही रह गया। रेवती ने गरम गरम चाय होठों से लगाई। वाह, क्या सॉलिड चाय है, मज़ा आ गया। उसने मन ही मन चाय की तारीफ की। रेवती एक स्कूल में टीचर है और चाय पीने की शौकीन। जब भी कोई उससे चाय पीने के लिए पूछता है तो वह कभी ना नहीं कहती। वह मानती है कि टीचरों को चाय पीने का कर्मसिद्ध अधिकार है। वह टीचर शब्द की व्याख्या इस तरह करती है, टी-चर, यानी टी को चरने वाला, मतलब चाय को चरने वाला। फिर खुद ही अपने जोक पर हंस देती है। सिर्फ एक जोक ही नहीं, चाय पिलाने वाले को धन्यवाद के साथ साथ एक गरम गरम शेर भी सुना डालती है, एक दोषी जज के लम्बों की तरह, अपने गर्माहट भी और मिठास भी। खुशमिजाज रेवती की संगत हर किसी को भली लगती है। वह खुद भी कितनी भली है, हर किसी की भरसक सहायता के लिए तत्पर रहती है। आज भी वह पूरी रात खराब करके अपनी टीचर सहेली रेशमा की मदद के लिए अस्पताल में रुकी रही। रेशमा की यह पहली डिलीवरी है। रेवती और रेशमा में अच्छी जमती है। रेवती ने पहले ही रेशमा से कह दिया था कि अगर रात में रुकने की ज़रूरत पड़ी तो वह बेहिचक रुक सकती है, क्योंकि उसके पति शेखर रात में आसानी से बच्चों को संभाल सकते हैं। फिर सुबह होते ही वह घर चली जाएगी। वैसे भी उसके पति उसे बहुत कोऑपरेट करते हैं। इस मामले में वह खुद को किस्मत वाली मानती है। पत्नी को प्यार तो ऐसे किया जाता है जैसे शेखर रेवती को करता है। शेखर कितना सभ्य, कितना सुसंस्कारी है। कभी कभी तो रेवती को ऐसा लगता है कि कहीं शेखर उसके अंदर के पुरुष अंश का विस्तार तो नहीं। शेखर का ध्यान आते ही रेवती का चेहरा भोर के कमल की तरह खिल उठा। उसने चाय की अगली चुस्की ली। इस बार तो चाय में जैसे सुरूर आ गया। शादी के बाद 10 सालों में रेवती इतनी शेखरमय हो चुकी है कि उसे लगता है कि अगर उसका जन्म नारी के रूप में न होकर एक पुरुष के रूप में हुआ होता तो बिल्कुल शेखर की तरह ही होती। रेवती को बड़ा भला लग रहा था इस समय शेखर को याद करके, और थोड़ा और सुकून से शेखर के बारे में सोचना चाहती थी। अगर जरा बैठने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। रेवती ने दाएं बाएं नज़रें घुमाई। दाईं ओर एक फॉल पर की दूरी पर उसे पत्थर की एक गुलाबी बेंच दिखाई दी। वह उस तरफ बढ़ चली। बेंच पर बैठते बैठते उसने उस पर लगी नेम प्लेट को पढ़ लिया था। यह एक मशहूर चैरिटेबल ट्रस्ट था। पूरे शहर में इस ट्रस्ट के प्याऊ और बेंचेस लगी हैं। आज उनमें मन ही मन उस ट्रस्ट वालों को धन्यवाद दिया। अब रेवती इत्मीनान से अपने प्रिय पति के बारे में सोच सकती थी, और वह सोचने भी लगी शेखर के बारे में। रेवती सोच रही थी, काश हर पुरुष में थोड़ी दया और करुणा होती तो आज दुनिया की सूरत कुछ और ही होती। इतना सारा सोचते सोचते रेवती की चाय खत्म हो गई। सोचो, मैं गुम रेवती चाय का पूरा लुत्फ नहीं उठा पाई। एक चाय और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, रियली। तो फिर तुझे रोका किसने है? रेवती की मन ने उसे टोका। वेरी गुड, मैं एक और चाय का ऑर्डर करती हूँ। रेवती ने चाय की टपरी की ओर देखा कि उसे वहाँ उठकर न जाना पड़े, बैठे बैठे ही चाय मिल जाए। और सच में उस समय चाय वाले की नज़रें उससे मिली। रेवती ने फटाक से उंगली के इशारे से एक और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेवती की जीभ पर चाय का स्वाद बना हुआ था। स्वाद के लिए वह अपनी ही जीभ चूसने लगी, किसी चटोरी की तरह। चाय आने की उकताहट में रेवती की नज़रें टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकने लगी। ठीक दाईं तरफ फार पर भर की दूरी पर एक दीवार थी। एक सड़क यहीं आकर खत्म हो जाती थी।
सड़क के उस पार होगा कुछ, मगर इधर गंदगी का ढेर लगा हुआ था। गार्बेज भरे नीले रंग के बड़े बड़े डस्टबिन खड़े थे। इतनी सुबह म्यूनिसिपालिटी का डंपर तो आता नहीं, सो गली के आवारा कुत्ते इन डिब्बों पर मुंह मार रहे थे। अस्पताल का जैविक कचरा भी वहीं फेंका जाता था, जो कुत्तों के लिए किसी दावा से कम नहीं था। रेवती उसी तरफ देखने लगी। उफ, कितनी गंदगी है। अस्पताल वालों को ऐसे कचरे खुलेआम सड़क पर थोड़े ही फेंकने चाहिए। ये बीमारी का घर है, इसमें वातावरण कितना प्रदूषित होता है। जाने दो, अपने को क्या। रेवती ने खुद ही पल्ला झाड़ा। तभी एक दुस्साहसी कुत्ता एक डस्टबिन पर चढ़ गया। अंदर ही अंदर उसने मुंह मारा और मुंह में कुछ दबाए पूरा कूद पड़ा। उसे देखकर 2-3 कुत्ते आ गए। छीना झपटी होने लगी। रेवती ध्यान से देखने लगी कि क्या है। रेवती ने देखा तो मुंह बिचक गया। वे कुत्ते एक सैनिटरी पैड को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। गंदे रक्त से सनी उस पैड को वे आवारा कुत्ते खोद खोद कर चूस रहे थे। रेवती को उबकाई आने लगी। उसका मुंह पनिछा गया। पिस्से उसने थूक मारा। याक, सोट, डिस्कस्टिंग कहते हुए उसने नजरें घुमा ली। तड़ाक की आवाज़ के साथ मिनरल वाटर की एक बोतल कहीं से आकर उन कुत्तों पर गिरी। कुत्तों के साथ साथ रेवती की नज़रें भी बोतल की दिशा में घूम गई। फिर उसने जो देखा तो ओ माय गॉड, रेवती के मुंह से हठात निकला, ओ शिट। कितने घृणा से उसने मुंह पर हाथ रख लिया। रेवती वहाँ से न आंखें हटा पा रही थी, न उसे देखे ही जा रहा था। रेवती ने फिर देखा। वह देख रही थी एक नंग अधड़क औरत खड़ी थी दीवार के कोने में, टूटे फूटे कबाड़ के बीच। उसका ठिकाना था शायद। कुत्तों को बोतल उसी ने खींचकर मारी थी। रेवती विस्फारित नेत्रों से देख रही थी। ओह, घृणा की ऐसी मूरत उसने आज तक नहीं देखी थी। किसी आदिम युग की मादा लग रही थी वो। देह पर एक भी सूद नहीं था। गंदे बालों की जटाएं उसके स्तनों और पीठ पर बिखरी थी। उससे नीचे देखने का साहस रेवती से नहीं कर पाई। पूरे बदन पर मैल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रेवती की आंखें नीचे हो गई। एक झलक में जो उसने देखा तो वह उसे फिर देखने को नजरें नहीं उठा पाई। नेपथ्य में उस औरत की अस्पष्ट अर्थहीन आवाज़ें रेवती के कानों में से होती हुई मस्तिष्क में छितराने लगी। रेवती को समझते देर लगी कि यह महिला विक्षिप्त है, तभी तो इस तरह घूम रही है। थोड़ी सहानुभूति उभर आई उसके मन में। जी में आया कि उसे घर ले जाए, नहला धुलाकर अच्छे से कपड़ा पहना दे। जरा देखूं तो बेचारी क्या कर रही है, शायद मैं कुछ कर पाऊँ इसके लिए। सोचकर रेवती ने उसकी तरफ देखने के लिए हिम्मत बटोरी। इस बार रेवती ने उसे गौर से देखा, जैसे मन ही मन तौल रही हो कि वह उसकी क्या और कितनी मदद कर सकती है। रेवती के मन में अपार करुणा भर आई थी। इस समय एक कुत्ता उस औरत के करीब खड़ा पूँछ हिला रहा था, जैसे दोनों में कोई मूक संभाषण चल रहा हो। अगले पर वह कुत्ता दूसरे कुत्तों की ओर मुड़ गया। उसे जाते देख वह औरत फिर बड़बड़ाई। कुत्ते से इस तरह संभाषण करते देख रेवती बरबस हंस पड़ी। पगली कहीं की। पगली इस बार घूमी। अब तक उसका आधा बदन छिपा था, वह भी रेवती के सामने आ गया। ओ शिट शिट, ये तो प्रेग्नेंट है। रेवती को काटो तो खून नहीं। उसने अंदाज़ा लगाया 8वां महीना बीत चुका है। आगे की आशंका से उसका रोम रोम सिहर उठा। वह सामने देख रही थी ऐसा मार्मिक दृश्य कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि कभी किसी पागल को न देखा हो। बहुतेरे देखे थे उसने पागल, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन, मंदिर के आसपास, मगर इतनी बुरी हालात में कोई पगली नहीं देखी। रेवती ने फिर उस पगली की तरफ देखा। 2-4 कुत्ते उसके इर्द गिर्द खड़े थे, जैसे वह भी उन्हीं के बीच हो। रेवती उसकी मानसिक दशा का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी, मगर पगली के भाव को पकड़ नहीं पाई। बेचारी
पर मुसीबतों का ऐसा कौन सा पहाड़ गिर पड़ा होगा जो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रेवती खुद से ही बोली, और ऐसा क्या अनर्थ हुआ होगा कि इसे अपनी औरत होने का एहसास भी नहीं बचा, जो यह नंगी फिर रही है। एक औरत कितनी भी बेबस हो जाए, पर वह अपनी लाज कपड़ों से ढकना नहीं भूलती। हे भगवान, क्या तुम भी इसकी लाज नहीं बचा सके? उसने आसमान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दुख से रेवती की आंखें छलछला आईं। वह पगली अब भी कुत्तों से घिरी थी। ऐसा लग रहा था कुत्ते उससे परिचित थे, और जैसे उस पगली को भी अपने होने न होने का कोई होश नहीं था। ऐसा भी क्या मानसिक बीमारी जो तन मन की सुध न रहे। इसे देखकर ऐसा भ्रम हो रहा है जैसे किसी को जीवन से विरक्ति हो गई हो और जिसने मोह माया एवं जीवन की सभी सुविधाओं का त्याग कर दिया हो। रेवती को भ्रम हो रहा था कि जैसे मोह माया से परे कोई दिगंबरा हो जो मानव और जानवर का भेद मिटाकर इन श्वानों के साथ घूम रही है। रेवती सोच रही थी, जिससे अपनों ने छोड़ दिया है, जानवर आज उसके अपने हो गए हैं। कभी कभी इंसान जानवरों से भी गए गुजरे हो जाते हैं। इस पगली का क्या, कोई भी नहीं। कभी तो इसका अपना परिवार होगा, और देखो आज यह बेचारी विक्षिप्त अवस्था में दर बदर भटक रही है। बेचारी रेवती को उस पगली के घर वालों पर गुस्सा आया। उसने बड़ा बेरहम कौन होगा जिन्होंने ये भी नहीं सोचा एक विक्षिप्त और बेबस औरत इस दुनिया में कैसे जी पाएगी। इंसान के भेष में घूमने वाले भेड़िए क्या इस पगली को यूं ही छोड़ देंगे? सोचते सोचते रेवती आक्रोश से भर उठी। जब वे दरिंदे उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे होंगे तो इस बेचारी को बचाने कोई नहीं आया होगा। क्या बीती होगी इस पर? एक उस दिन ही या कई बार इसे सैनिटरी पैड की तरह नोच नोच खाया होगा उन आवारा कुत्तों ने। रेवती का मुंह फिर पनछा गया। उसने पिच से फिर थूक दिया। म्युनिसिपैलिटी वाले आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाते हैं, उनकी नसबंदी करते छोड़ देते हैं, तो क्या म्युनिसिपैलिटी वाले इन आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं कर सकते जो समाज में गंदगी फैलाते हैं? रेवती के मन में कई सवाल बुलाने लगे, जैसे क्या पुलिस वालों की नज़र इस पर नहीं पड़ी होगी? क्या उन्होंने इसे किसी मानसिक अस्पताल में ले जाने की तकलीफ नहीं उठाई? शहर भर में तो इतनी सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, क्या किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी होगी? तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। वह चौंक उठी। यह चाय वाला लड़का था जो उसकी ओर चाय ले आया था। रेवती चाय हाथ में लिए बैठी रही। उसका जी घबरा रहा था। इस समय उससे चाय पी नहीं गई। उसने बगल में चाय ढरकाती उठ खड़ी हुई, कपड़े झाड़ती हुई, जैसे कोई अनदेखी सी गंदगी की परत पर चढ़ गई हो उस पर। वह घर की तरफ बढ़ चली। अस्पताल पीछे छूट गया। रेवती वापस अस्पताल नहीं जा पाई। उसे लगा जैसे उस गंदगी की छाया पड़ गई हो, और रेवती किसी हाल में नहीं चाहती थी कि इस गंदगी की छूत रेशमा के मासूम और निष्पाप शिशु को लगे। शाम होने को थी। रेवती ने रोज की तरह अपने सारे काम निपटा लिए। बीच में एक बार फ़ोन पर रेशमा और बेबी का हाल भी जान लिया। सब कुछ सामान्य था। क्या सब कुछ सामान्य था? रेवती को कुछ कचोट रहा था। क्या? वह समझ नहीं पा रही थी। 6 बज चुके थे। गैस पर चढ़ी चाय खदक रही थी और फिजा में चाय की खुशबू लहरा रही थी। चाय की खुशबू से ही रेवती को नशा होने लगता था। फिर ऐसा क्यों नहीं? चाय पीने बैठी। चाय रोज जैसी ही बनी थी, पर वह स्वाद नहीं आ रहा था। उसकी जीभ का स्वाद खो गया है या मन कहीं खोया हुआ है। रेवती समझ नहीं पा रही थी। उसके मन पर क्या आकर बैठ गया है। चाय की चुस्कियों के साथ कुछ तो तैरने लगता था उसके मन में। आज दिन भर में 5 बार चाय पी,
और हर बार ऐसा ही हुआ। अब तो उसे अपने मन से ही पूछना पड़ेगा। हाँ तो रेवती बता। उसने अपने अंतर मन से झाँका पर कोई हलचल नहीं हुई। मन को खोद कर देखा पर कोई हरकत नहीं हुई। अब क्या करे? जरूर कोई गलती हुई है उससे, तभी तो मन उससे रूठा हुआ है। कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने दिन भर की घटनाओं को रिवाइंड करना शुरू किया। शायद कोई सूत्र हाथ लगे मन की नाराजगी का। 1 सेकंड से कम समय में वह सुबह के दृश्य में पहुंच गई, जहां पत्थर की बेंच पर बैठी वह चाय पी रही थी और सामने थी दिगंबरा आवारा कुत्तों से घिरी। और वहीं पर मन चमका। काश इसे घर ले आऊं, नहलाऊं धुलाऊं। तो इस बात पर मेरा मन नाराज है कि मैंने उसका कहा क्यों नहीं माना। चल रेवती, तेरे मन की करते हैं। मन चहका। चलो। रेवती ने अलमारी खोली। उसकी उंगलियां और दिमाग दोनों चल रहे थे। अपने बैग में न जाने क्या क्या ठूस, फिर स्लीपर फटकारती हुई निकल पड़ी। रिक्शे में बैठते बैठते पति को फ़ोन कर दिया। रेवती से पहले ही उसका मन वहाँ पहुँच चुका था। अब उसे अपने मन की करनी थी। शाम धुंधली चादर तान के खड़ी हो गई थी। रेवती आज जो करना चाहती थी उसके लिए उसे दिन के बेहया उजाले की दरकार न थी। एक हुलस से वह आगे बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी ओर एक झिझक उसके कदमों से लिपट रही थी। उसे कूड़े के ढेर की बातें बढ़ते देख फुटपातिये दुकानदार नज़ारा देखने लगे। रेवती उसे ढूंढ रही थी, जो उसकी चेतना पर सिल रखकर बैठ गई थी। वह एक कोने में बैठी कुछ बिदखोर रही थी। रेवती आगे बढ़ी। पगली ने हाथ झटक कर चले जाने का इशारा किया, मगर रेवती हिली नहीं। अपने आदेश का पालन न होता देख पगली रानी बिदक गई। आओ देखा न ताव, पास पड़े अपने हथियारों के जखीरे से एक पत्थर दे मारा। पक्का निशाना। रेवती के माथे से खून की धार फूट पड़ी। उसकी चीख सुनकर तमाशबीन करीब आ गए। मैडम, आप इधर काहे को आया? जास्ती लगा तो नहीं? चाय वाला लड़का उसके करीब ही था। रेवती ने बहते खून की परवाह न कर लड़के से मदद मांगी। रेवती आगे बढ़ती जा रही थी और तमाशा देखती भीड़ भी। खून देखकर पगली सहम गई। तभी रेवती ने पलक झपकते उसे कसकर सीने से भींच लिया। भीड़ भौचक्की देखती रह गई। रेवती ने बैग में से निकालकर एक नाइटी पहना उसे दी, फिर एक ओढ़नी उसे ओढ़ा दी, मानो आज से उसने पगली की सरपरस्ती ले ली हो। रेवती की करुणा ने पगली के तेवर ढीले कर दिए। वह उसका हाथ थामे अस्पताल की ओर बढ़ चली। दोनों कुत्ते सिपाही की मुस्तैदी के साथ साथ चले। उनके पीछे तमाशा बीनों का हुजूम। उन्होंने न कभी ऐसा देखा न सुना। रिसेप्शन पर पहुँच कर काफिला रुका। सिस्टर केस पेपर बनाने को तैयार न थी। हाथ नचाकर बोली, ऐसा कैसे चलेगा? पहले डिपॉजिट भरने का। रेवती तैयारी से आई थी। उसने 10,000 निकाल के रख दिए। सिस्टर बोली, 15,000 मांगता। लाचारी से रेवती ने इधर उधर देखा। भीड़ में से एक बोला, ये लो, मैं 1,000 देता। बात में 5,000 पूरे हो गए। सिस्टर ने फॉर्म भर दिया। बोली, इसका रिश्तेदार का साइन मांगता। कौन है? भीड़ बगले झाँकने लगी। ये एक औरत जात है, ये मेरी बहन लगती है। और रेवती ने दस्तखत कर दिए। भीड़ में हर्षा तरीके से छा गया। वार्ड बॉय आया और व्हील चेयर पर पेशेंट को बिठा के आगे बढ़ गया। रेवती भी पीछे लपकी। तभी एक आदमी आकर बोला, सिस्टर, फिक्र करने का नहीं, अपन लोग तुम्हारे साथ है। वो पगली आज से हम सबकी बहन है। दूसरी सुबह रेशमा की खाट के सामने की खाट पर थी दिगंबरा और उसकी नवजात बच्ची। रेवती की आंखें दिगंबरा को ही देख रही थी। उसके बदन पर अस्पताल का गाउन था, एकदम सफ़ेद कोरा।
आवारा कुत्तों के वहशी पंजों के निशान नहीं दिख रहे थे उस कोरे गाउन के नीचे। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।